हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इट्स केमिस्ट्री टाइम और आज स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक न्यू यूनिट दैट इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस फर्स्ट लेक्चर में बच्चों हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे, इसके अलावा कॉची रीमैन रिलेशंस के बारे में भी समझेंगे, एज वेल एज सिंगुलैरिटीज के बारे में भी पता लगाएंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किस किस टाइप की सिंगुलैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं और जीरोस का क्या मतलब है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं बच्चों विद द कंसेप्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। So usually a quantity fz is said to be a function of a complex variable z if to every value of z in a certain domain R there corresponds one or two values or more values of fz। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों आपके पास, उस फिजिकल क्वांटिटी को या किसी मैथमेटिकल फंक्शन को हम कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन अगर वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करे, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, जिनमें से सबसे पहला क्या है बच्चों, उसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का फंक्शन कहेंगे अगर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ z इन अ सर्टेन डोमेन, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन R के अंदर बच्चों देयर कॉरेस्पॉन्ड वन और मोर वैल्यूज ऑफ fz, यानी कि हर z की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग fz की कोई ना कोई वैल्यू उस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि fz जो है वो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का फंक्शन है। इसके बाद बच्चों इस तरीके का जो भी फंक्शन होता है इट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ अ रियल पार्ट, इसमें बच्चों एक रियल पार्ट होता है एज वेल एज एक इमेजिनरी पार्ट होता है, एंड ईच ऑफ विच इन जनरल आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है ये यूजुअली दो पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ रहता है। एक पहला पार्ट तो बच्चों इसका एक रियल पार्ट होता है और दूसरा पार्ट जो है आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाइड पार्ट है ये कंप्लीट पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट की तरह बिहेव करता है। तो यूजुअली 11th क्लास में भी आपको ये देखने को मिलता है मैथमेटिक्स के अंदर, दैट इज द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। वहां पे जनरली इन x प्लस आई वाई टाइप के या u प्लस आई वी टाइप के फंक्शंस के साथ आप फेमिलियर होंगे। तो यहां पर कुछ और डिटेल में, कुछ और गहराई में हम इन्हें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को समझने के लिए या कॉम्प्लेक्स फंक्शन को समझने के लिए बच्चों मैंने एक टर्म डिफाइन किया fz या फंक्शन f which is a function of z can be written as ux, y plus ivx, y। तो बच्चों ये जो पूरा पार्ट है ये u ये खुद x और y का फंक्शन होता है, एज वेल एज ये जो v वाला पार्ट है बच्चों ये भी x और y का फंक्शन होता है। आप ये समझ के चलें कि ux, y बच्चों ये भी खुद में रियल है और ये जो vx, y है ये भी खुद में रियल है, लेकिन आयोटा से मल्टीप्लाई होने के बाद, कंबाइन होने के बाद ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स पार्ट की तरह बिहेव करता है। नाउ मूविंग ऑन फर्दर बच्चों, अब सबसे पहले समझते हैं कि भाई डिफरेंशिएबल वर्ड का मतलब क्या है, एनालिटिक वर्ड का मतलब क्या है, इन सब चीजों को हमें देखना है और इसी को ही हम आगे जाके डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशंस में और पर्टिकुलर जगहों पर यूज करेंगे। और वही बच्चों हमारी इस यूनिट का मेन एम है, कॉम्प्लेक्स चीजों को एनालाइज करना, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स या कॉम्प्लेक्स जो इस तरीके के वेरिएबल्स हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं बच्चों, इनकी फिजिक्स क्या है, इनका डिफरेंशियल और इंटीग्रल रूप क्या है, वो सब चीजें हमको इस यूनिट के अंदर मेनली पढ़नी है। सो लेट अस मूव फर्दर। A function fz that is single valued in some domain R is differentiable at a point z if the derivative f dash z, जो कि यहां पर बच्चों हमने डिफाइन किया गया है, exists and it is unique। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन का फिजिकल मीनिंग समझते हैं बच्चों। कोई भी फंक्शन जो हमारे पास fz है जो कि सिंगल वैल्यूड है बच्चों किसी भी एक दिए हुए डोमेन R के अंदर, उसे डिफरेंशिएबल कब कहा जाता है, किसी भी पॉइंट z पर अगर हम डेरिवेटिव एक कैलकुलेट करें f डैश z दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z गोइंग टू 0 fz प्लस डेल्टा z माइनस fz ओवर डेल्टा z, दैट इज अ यूजुअल डेफिनेशन ऑफ बच्चों, एक्चुअली ये जनरल डेफिनेशन है dfz ओवर dz की। आपको पता होगा लिमिट की फॉर्म में डिफरेंशियल को इस वे में बच्चों दिखाते हैं। अगर ये जो लिमिट है, अगर ये लिमिट बच्चों एग्जिस्ट करती है यानी कि नॉन फाइनाइट नहीं है, एज वेल एज इसकी वैल्यू यूनिक है, यानी कि एक दिए हुए पर्टिकुलर पॉइंट z पर इसकी मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, एक ही पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, तो तब हम कहेंगे कि हमारा जो ये फंक्शन fz था बच्चों ये डिफरेंशिएबल है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई डिफरेंशिएबल की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये जो लिमिट आप कैलकुलेट कर रहे हो वो इस बात पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि किस डायरेक्शन से डेल्टा z को 0 की ओर अप्रोच कराया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट, लिमिट फ्रॉम द राइट। तो कहां से आपने डेल्टा z को 0 की ओर टेंड करवाया है वो इसमें इंपॉर्टेंस नहीं रखना चाहिए। किसी भी डायरेक्शन से आप डेल्टा z की वैल्यू को 0 की ओर अप्रोच कीजिए, ये जो लिमिट है इस क्वांटिटी की जो लिमिट आप कैलकुलेट कर रहे हो ये सेम आनी चाहिए। ओके, तो ये इस स्टेटमेंट का फिजिकल मीनिंग है बच्चों। नाउ मूविंग ऑन फर्दर,
बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों अब हम, ये तो डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन हो गई, अब हम समझते हैं बच्चों कि एनालिटिक वर्ड का क्या मतलब हो गया, और एनालिटिक के कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों सिंगुलैरिटीज जो टर्म्स आते हैं, सिंगुलैरिटीज क्या होती हैं बच्चों, इन्हें भी अब हम समझने का प्रयास करेंगे। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एन एनालिटिक फंक्शन? देखिए डिफरेंशिएबल आपके समझ में आ गया कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, डी एफ जेड ओवर डी जेड एग्जिस्ट करना चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट जेड को अगर आपने चूज कर लिया तो वहां पर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसके साथ साथ इसकी वैल्यू जो है वो यूनिक होनी चाहिए, एक पॉइंट पे मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट करनी नहीं चाहिए। सो नाउ मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ analytic, a function that is single valued and differentiable at all points of a domain R is said to be analytic or regular in R। जो भी डोमेन R के अंदर जितने पॉसिबल पॉइंट्स हैं बच्चों, अगर सभी के अंदर, अगर सभी में जो आपका फंक्शन है सिंगल वैल्यूड है आपका फंक्शन, और वो डिफरेंशिएबल भी है सारे अवेलेबल पॉइंट्स के अंदर उस डोमेन, पर्टिकुलर डोमेन जिसको आपने सेलेक्ट किया है बच्चों, तो तब उस फंक्शन को हम एनालिटिक कहते हैं या रेगुलर फंक्शन कहते हैं इन R। ओके, इसी तरीके से a function may be analytic in a domain except at a finite number of points। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि एक फंक्शन जो होता है वो एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर एनालिटिक होता है केवल कुछ स्पेशल पॉइंट्स को छोड़कर, जहां पर वो एनालिटिक नहीं होता है। उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, या तो बेटा वो मल्टीपल वैल्यूड हो जाएगा, या फिर बच्चों डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा वहां पर, या ये दोनों ही कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता है। कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं बच्चों सिंगुलैरिटीज। इन पॉइंट्स को कहा जाता है बच्चों सिंगुलैरिटीज। इन पॉइंट्स पर आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होगा, बाकी डोमेन में वो एनालिटिक कहलाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों कॉची रीमैन रिलेशंस की। देखिए कॉची रीमैन रिलेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आपने अभी देखा कि किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल और एनालिटिक होने के लिए आपको एक सिचुएशन बता दी मैंने, जैसे डिफरेंशिएबल के लिए क्या कंडीशन है बच्चों, लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग, और एनालिटिक होने के लिए क्या कंडीशन है। तो सिमिलरली जब हम इन दोनों सिचुएशंस को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में चेक करते हैं, तो वहां पर भी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए उसके रियल पार्ट और उसके इमेजिनरी पार्ट के बीच में स्पेसिफिक संबंध होना चाहिए। तभी ये दोनों सिचुएशंस, एनालिटिसिटी एज वेल एज जो डिफरेंशिएबिलिटी है बच्चों, ये चीजें तभी, जिसे मैं कहूंगा सेटिस्फाई हो सकती हैं बच्चों, जस्टिफाई तभी हो सकती हैं। तो इन सिचुएशंस को जो ऊपर आपको दे रखी हैं, इनको सेटिस्फाई करने के लिए ये जरूरी है कि आपके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो बहुत ही स्पेशल रिलेशंस को फॉलो करें, और इन रिलेशंस को हम कहते हैं कॉची रीमैन रिलेशंस। इन रिलेशंस को समझने से पहले बच्चों कुछ एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि इन रिलेशंस की जरूरत रियलिटी में क्यों है, क्या वास्तव में हर फंक्शन के अंदर ये रिलेशन वैलिड होने चाहिए। ओके, तो अभी हम पहले एक दो एग्जांपल्स के थ्रू बच्चों इसको समझने का प्रयास करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहला जो बच्चों यहां पर मैंने एग्जांपल सेलेक्ट किया है, दैट इज शो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1/1 माइनस जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू 1। बच्चों मुझे एक फंक्शन दे दिया गया है यहां पर, दैट इज एफ जेड इक्वल टू 1/1 माइनस जेड, और हमें प्रूव करना है बच्चों कि ये सब जगह एनालिटिक है एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 1, यानी कि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि z इक्वल टू 1 पे इसकी एक सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है। सो लेट्स सी कि ये फंक्शन कैसा बिहेव करता है। सो इस फंक्शन का बच्चों जो डेरिवेटिव होगा दैट कैन बी डिफाइंड एज डी एफ जेड ओवर डी जेड, जिसको बच्चों हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं, और एफ प्राइम ऑफ जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहां पर जितनी बार प्राइम में लगाऊंगा उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये आप समझ लीजिएगा। जैसे बच्चों मैंने यहां पर n लगा दिया, इसका मतलब nth ऑर्डर का डेरिवेटिव करना है, dn ओवर dzn की फॉर्म में करना है। ओके, अगर मैंने यहां पे डबल प्राइम लगाया है बच्चों, तो इसका मतलब दो बार डेरिवेटिव होना है, डी स्क्वायर ओवर dz स्क्वायर की फॉर्म में ऑपरेशन करना है। तो यहां पर देखिए एफ प्राइम जेड कैन बी रिटन एज लिमिट डेल्टा जेड गोइंग टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड ओवर डेल्टा जेड। तो सबसे पहले आप ये जो फंक्शन बच्चों आपके पास था, इस फंक्शन की इस वैल्यू को पहले पिकअप अपने को करना है। तो देखिए मैंने 1/डेल्टा जेड को, यानी कि ये जो डेल्टा जेड वाला टर्म था, इसको पहले ही बच्चों बाहर ले लिया। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, जहां पर आपकी जेड की वैल्यू है वहां पे जेड की जगह जेड प्लस डेल्टा जेड रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 1/1 माइनस जेड की जगह आपने क्या रखा, जेड प्लस डेल्टा जेड। तो जो ये माइनस साइन होगा बच्चों, जब ये जेड प्लस डेल्टा जेड से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, 1/1 माइनस जेड माइनस डेल्टा जेड, माइनस ये आपका ओरिजिनल फंक्शन ही हो गया बच्चों 1/1 माइनस जेड। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या इंफॉर्मेशन बच्चों हमारे पास निकल के आती
है। तो अब देखिए, अब आप f प्राइम z को बच्चों अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो f प्राइम z कैन बी रिटन एज लिमिट डेल्टा z गोइंग टू 0। अब मैंने डिनोमिनेटर को जो है वो आपस में उनको अरेंज कर लिया टर्म्स को, ये इन दोनों का एलसीएम हो गया बच्चों मल्टीप्लाई करके, और ऊपर वाले नंबर्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वो पूरा का पूरा टर्म 1 बन जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए बच्चों, जैसे ही आप डेल्टा z की वैल्यू को यहां पर 0 करते हो तो ये टर्म आपका 0 हो गया, और आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन में जो बच जाता है वो क्या रह जाता है, 1/1 माइनस z का स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि ये f प्राइम जो z है, अगर आप इसमें z की वैल्यू को 1 चूज ना करो, क्योंकि z की वैल्यू को जैसे आप 1 चूज करोगे तो बच्चों अपॉन में आपको 0 का स्क्वायर मिल जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा आपका, ठीक है, या जिसे मैं कहूंगा इन्फिनिटी हो जाएगा बच्चों। यहां पर अगर देखा जाए 1/0 टाइप बन जाएगा, दैट विल बी इनफाइनाइट। तो z को डाइवर्ज करने लगेगा आपका ये डेरिवेटिव। अब बच्चों अगर आप z की वैल्यू को 1 चूज ना करें, कोई और वैल्यू चूज करें बच्चों, तो आप ये पाएंगे कि जो f डैश z की वैल्यू आ रही है बच्चों, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द वे हाउ डेल्टा z गोज टू 0। देखिए आप इस लिमिट में गौर कीजिए, डेल्टा z को आप किसी भी डायरेक्शन से 0 में लाइए, आपको तो जैसे ही आप डेल्टा z की वैल्यू को 0 करते हैं बच्चों, तो वैसे ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है ये डेल्टा z की वैल्यू से इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो डेल्टा z किसी भी डायरेक्शन से 0 पे आए, उसकी वैल्यू को 0 फीड करने के बाद आपके पास आंसर फाइनाइट आ रहा है। So the interesting thing that fz is analytic everywhere except at the singularity z equal to 1। तो बच्चों ये जो आपके पास आंसर आ रहा है इसमें डेल्टा z का कोई टर्म नहीं है, तो डेल्टा z किसी भी डायरेक्शन से 0 की ओर अप्रोच करे, यू विल गेट दी सेम आंसर। और इससे प्रूव होता है बच्चों कि ये फंक्शन कैसा हो गया, एनालिटिक हो गया। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज बच्चों कि अगर z की वैल्यू को 1 कर देते हैं तो फिर ये डिफरेंशियल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, और अभी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल एग्जिस्ट करना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, तभी ये डिफरेंशिएबल कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो टर्म है ये इस टाइम में डिफरेंशिएबल है ही नहीं एट z इक्वल टू 1। तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये डिफरेंशिएबिलिटी को फॉलो नहीं कर रहा है बच्चों, यूनिक नहीं आ रहा है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू इसकी नहीं आ रही है, डाइवर्ज कर रहा है z इक्वल टू 1 पे, तो ऑब्वियसली ये z इक्वल टू 1 पे एनालिटिक भी नहीं होगा। एनालिटिक तक पहुंचने के लिए पहले आपको डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब आप नेक्स्ट स्टेप में एनालिटिक चेक करोगे। अगर कोई फंक्शन ऑलरेडी किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक का क्वेश्चन पूछने का कोई भी मतलब नहीं बनता है बच्चों, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। सो लेट अस मूव ऑन। अब देखते हैं बच्चों, ये तो हो गया एक जनरल फंक्शन आपका हो गया। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर इसे लगा के, जो कि मैंने यहां पर एक रिप्रेजेंट किया है, और हमें देखना है, ये देखना है बच्चों कि ये जो फंक्शन है fz इक्वल टू 2y प्लस ix, ये डिफरेंशिएबल नहीं है बेटा किसी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कहीं पर भी आप इसे डिफरेंशिएट कर दो। कॉम्प्लेक्स प्लेन कहने का मतलब है जो x और iy के कॉम्बिनेशन से जो कॉम्प्लेक्स प्लेन बनेगा। ओके, इसमें ये रियल एक्सिस होती है बच्चों, ये वाली एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस है। तो हमें ये प्रूव करना है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं पर भी इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ओके, तो अब देखिए कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस मूव ऑन फर्दर। अब सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि इसमें लिमिट के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एंड द लिमिट मस्ट बी यूनिक ऑल्सो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, द लिमिट डेल्टा z गोइंग टू 0 कैन बी अप्लाइड सेपरेटली ऑन x एंड y, क्योंकि यहां पर बच्चों z जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है। इट मींस दैट द लिमिट इटसेल्फ विल बी अप्लाइड ऑन बोथ द वेरिएबल्स, बोथ x एंड y। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो fz प्लस डेल्टा z माइनस fz ओवर डेल्टा z, ये चीज बच्चों सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करनी है। तो आप ये देखेंगे आपका जो फंक्शन था बच्चों, जो ओरिजिनल फंक्शन था वो ये था बच्चों, दिस वॉज योर ओरिजिनल फंक्शन। सो लेट्स सी, ये बच्चों आपका ओरिजिनल फंक्शन था। तो सबसे पहले आप ये गौर करेंगे कि यहां पर 2y देखिए आपका वैसा का वैसा ही है, y की जगह आपने क्या रखना है, y प्लस डेल्टा y। जैसे ही बच्चों आप y की जगह y प्लस डेल्टा y रखोगे तो ये 2 का जो नंबर है आगे y से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा y से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन द सेम में बच्चों x की जगह x प्लस डेल्टा x रखना है, तो आयोटा वाला टर्म जो है वो x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस द ओरिजिनल फंक्शन। तो बच्चों जैसे ही आप माइनस इस पूरे के आगे माइनस लगा दोगे तो ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अपॉन, आप देखिए अपॉन में क्या था, डेल्टा z। सो डेल्टा z कैन बी रिटन एज, ये डेल्टा z में जो स्मॉल वेरिएबल है दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा x प्लस i डेल्टा y। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कौन कौन से टर्म्स इसमें सर्वाइव कर रहे हैं। सो वी कैन राइट इट एज
2 delta y plus I delta x over delta x plus I delta y. So this is the thing. Now moving on further. अब इस लिमिट के साथ बच्चों जो हमारा ये फंक्शन आया, अभी हमने इसमें लिमिट अप्लाई नहीं करी, अब देखते हैं कि ये किस तरीके का बिहेवियर हमको दिखा रहा है और देखते हैं कि ये डिफरेंशिएबल वगैरह है या नहीं है। अलग अलग डायरेक्शन से इसमें डेल्टा जेड की वैल्यू को हम 0 की ओर भेजेंगे। लेट्स सी व्हाट इट बिहेव्स लाइक। ओके, सो आप ये देख सकते हैं बच्चों, इस केस में द लिमिट क्लियरली डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम विच डेल्टा जेड गोज टुवर्ड्स 0। सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का टर्म आया, यहाँ पे डेल्टा एक्स और आयोटा के साथ डेल्टा वाई का टर्म आया, तो ऑब्वियस बात है किस डायरेक्शन से आप डेल्टा जेड को 0 लाओगे उस पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा बच्चों? अगर आप मान लो कि रियल एक्सिस से आप क्या कर रहे हो, रियल एक्सिस की तरफ से आप डेल्टा जेड को 0 की ओर ला रहे हो, तो जब रियल एक्सिस की तरफ से डेल्टा जेड को 0 लाते हैं तो उस टाइम में क्या होगा, जो डेल्टा वाई वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिकॉज आप जो इमेजिनरी एक्सिस है वह वाई के अलोंग मानते हो, तो जब रियल एक्सिस के अलोंग आओगे तो आपका डेल्टा वाई की डायरेक्शन का वेरिएशन क्या होगा, 0 आएगा। ये रिजल्ट कुछ अलग आ जाएगा बेटा, डेल्टा वाई की वैल्यू को 0 रखते ही ये रिजल्ट कुछ और आएगा। इन द सेम में जब आप इमेजिनरी एक्सिस से आओगे तो उस टाइम में जो रियल वाला पोर्शन है डेल्टा एक्स, दैट विल बी 0, और उस कंडीशन में इसका रिजल्ट कुछ और आएगा। तो क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि डेल्टा जेड की वैल्यू 0 की ओर अप्रोच करने के 2 तरीके थे। यानी कि बच्चों आप यहां से भी आ सकते हो, रियल एक्सिस की तरफ से भी 0 की तरफ आ सकते हो, और इमेजिनरी एक्सिस की तरफ से भी 0 की ओर आ सकते हो। तो जब रियल एक्सिस की तरफ से आते हो तो वाई डायरेक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता, और जब इमेजिनरी एक्सिस की ओर से आते हो तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो दोनों ही देखो, इसमें दोनों कंडीशन रख के देख लो आप, तो दोनों अलग अलग रिजल्ट आएंगे। तो ऑब्वियस बात है डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब एनालिटिसिटी इसकी इमीडिएटली ब्रेक हो जाती है। ओके, एनालिटिक नहीं है। चलिए अब सबसे पहले हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि डेल्टा जेड को एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग बच्चों 0 की ओर भेजते हैं, और उस स्ट्रेट लाइन के स्लोप को हम मान लेते हैं m। तो आपको पता है स्लोप को हम देते हैं बच्चों डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा y को क्या लिख सकते हो, m इंटू डेल्टा x। तो जैसे ही आप लिमिट डेल्टा z गोइंग टू 0 इस पूरे फंक्शन के ऊपर लगाओगे, सो इट कैन बी रिटन एज लिमिट, क्योंकि डेल्टा z गोइंग टू 0 इसका मतलब डेल्टा x कॉमा डेल्टा y गोइंग टू 0, और इस पूरे में बच्चों मैंने सिंप्लीफाई करके 2 डेल्टा वाई प्लस आई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, यही वाला टर्म बच्चों मैंने यहां पे कॉपी कर लिया है। बस अब इसमें आप डेल्टा वाई की जगह m इंटू डेल्टा एक्स फीड कर दीजिए, तो आपका आंसर आता है 2m प्लस आयोटा अपॉन आई एम प्लस 1। सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज, इससे क्या इंफॉर्मेशन हमको मिली उसके ऊपर बच्चों हमें फोकस करना है। सो लेट्स सी, Hence the limit depends on value of m। बच्चों जो लिमिट है बच्चों वो किस पे डिपेंड कर रही है, वैल्यू ऑफ m पे डिपेंड कर रही है, स्लोप पे डिपेंड कर रही है। ओके, एंड हेंस ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम विच डेल्टा जेड गोज टू 0। सिंपल सी बात है, यही बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, स्लोप के ऊपर डिपेंडेंट है ये लिमिट। ओके, तो स्लोप देखो 2 तरीके से बच्चों देखा जा सकता है। ये देखो, मान लो कि आप इस लाइन से 0 की तरफ आए हो बच्चों, तो यहां से एंगल देखोगे तो y के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा स्लोप, और अगर यहां से एंगल देखोगे तो x के कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप आएगा। ओके, तो क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि अलग अलग डायरेक्शन से अप्रोच करने में हमारा जो रिजल्ट है वो अलग अलग आ रहा है, तो एनालिटिसिटी की जो कंडीशन है वो ब्रेक डाउन यहां पर हो जाती है। सो दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ z एंड ट्रू फॉर ऑल z। आप ये देख रहे होंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन में z कहीं पे है ही नहीं बच्चों, z गायब हो गया यहां से, z पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब z की कोई भी वैल्यू चूज कर लो, ये सबके लिए वैलिड होगा, और इससे पता चलता है कि ये फंक्शन जो है वो कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ये लिमिट जो है बच्चों वो यूनिक नहीं है। एक डायरेक्शन से डेल्टा जेड की 0 की ओर वैल्यू भेजो तो आपको एक अलग वैल्यू मिल रही है इसी लिमिट की, दूसरी डायरेक्शन से भेजो अलग वैल्यू मिल रही है। ओके, तो मैंने तो यहां पर और भी 3 डायरेक्शन बच्चों डिस्कस कर ली हैं। रियल एक्सिस से ले जाओ, इमेजिनरी एक्सिस से ले जाओ, स्ट्रेट लाइन के अलोंग ले जाओ, किसी थीटा एंगल पे किसी जनरल स्ट्रेट लाइन जो कि मैंने स्लोप m से रिप्रेजेंट की है। तो यहां पर बच्चों हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये फंक्शन पूरे डोमेन में कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। सो इट इज अपेरेंट दैट फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एंड एनालिटिक देयर मस्ट बी सम पर्टिकुलर कनेक्शन बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपने देखा कि आपने बच्चों एक जनरल सा कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन चूज कर लिया, बट आपको प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम यह हुई कि किसी भी फंक्शन को ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बना लेने से वो डिफरेंशिएबल और एनालिटिक नहीं हो जाता। उसके डिफरेंशिएबल और एनालिटिक होने के लिए उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स यानी कि बच्चों u और v के बीच में एक स्पेशल संबंध का होना जरूरी है। तो देखते हैं कि वो संबंध क्या है। एंड ऑल दीज रिलेशंस विल बी जस्टिफाइड और वेरीफाइड अंडर द कॉची-रीमैन रिलेशंस। सो लेट्स सी व्हाट आर द कॉची-रीमैन रिलेशंस। तो सबसे पहले बच्चों कॉची-रीमैन रिलेशंस के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे
छोटे से डेरिवेशन के थ्रू। काफी इजी सा डेरिवेशन है, आप काफी इजीली समझ सकते हैं। सो लेट्स सी कि कैसे इसे किया जाता है बच्चों। तो ये जो कंडीशंस, अब ये कनेक्शंस जो बच्चों मैंने बताए, जो कि रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच में होने चाहिए ताकि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल और एनालिटिक दोनों हो जाए, तो उनको हम कॉची-रीमैन रिलेशंस कहते हैं। अब बच्चों हम एक जनरल फंक्शन कंसीडर करते हैं। मान लीजिए आपने कोई फंक्शन ले लिया बच्चों fz। अब आपने इसकी एक लिमिट ली, l इक्वल टू लिमिट डेल्टा z गोइंग टू 0 fz प्लस डेल्टा z ओवर डेल्टा z माइनस fz। ये आपका जनरल dfz ओवर dz की डेफिनेशन होती है। ओके, अब मान लीजिए कि ये लिमिट बच्चों एग्जिस्ट करती है और ये लिमिट जो है वो यूनिक है। ठीक हो गया ना? तो सिंपल सी बात है, यहां पर बच्चों दो तरीके हैं जिसके थ्रू डेल्टा z को 0 की तरफ लाया जा सकता है। ये जस्ट पहले मैंने समझाया है। बाय मूविंग पैरेलल टू द रियल एक्सिस, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम रियल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चलें बच्चों, और बाय मूविंग पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस। तो बच्चों यहां पर आपकी इमेजिनरी होती है और यहां पर आपकी रियल एक्सिस होती है बच्चों। तो या तो आप इसके पैरेलल जाके यहां से या यहां से आके बच्चों 0 की ओर अप्रोच करें, ओके, या फिर आप इमेजिनरी एक्सिस यहां से यहां आके क्या करें, 0 की ओर को अप्रोच करें। कहने का मतलब है उस इंटरवल को 0 की ओर को ले जाएं बच्चों। सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर ये फंक्शन जो है उसको डिफरेंशिएबल और एनालिटिक दोनों बनाना है तो किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच किया जाए, क्या होना चाहिए, सेम रिजल्ट आना चाहिए लिमिट का। सो हम क्या करेंगे, इस पूरी लिमिट को दो तरीके से 0 की तरफ ले जाएंगे, एक बार रियल एक्सिस के थ्रू, एक बार इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू। जो दो रिजल्ट आएंगे उनको इक्वल कर देंगे और उन इक्वल में जो रियल पार्ट है उसको रियल के कंपेरेबल मान लेंगे एंड द इमेजिनरी पार्ट विल बी कंपेयर्ड विद द इमेजिनरी वन एंड इमीडिएटली इट विल गिव यू अ रिलेशन बिटवीन दोस फंक्शंस u and v. So let's see what happens. So as you can see that we need a particular relation in between the real and imaginary parts of a complex function in order to be differentiable as well as analytic. So इस केस में ये कंडीशन मैंने बताई कि ये नेसेसरी है बच्चों, लेकिन यही कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। और क्यों सफिशिएंट नहीं है उसे हम आगे देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये रिलेशंस क्या कह रहे हैं, u और v के बीच के रिलेशंस क्या हैं, उनको पहले समझ लेते हैं बच्चों। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम, सबसे पहले बच्चों मैं जनरल फंक्शन को यहां पर लिख रहा हूं। तो देखिए, द फंक्शन fz कैन बी रिटन एज ux, y प्लस iv x, y। तो बच्चों जब आप fz प्लस डेल्टा z करोगे तो x को भी x प्लस डेल्टा x करोगे, y को भी y प्लस डेल्टा y करोगे। सिमिलरली v भी, क्योंकि x और y दोनों का फंक्शन है, सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। तो इमीडिएटली इससे क्या मिलेगा बच्चों, क्योंकि z की वैल्यू को, डेल्टा z की वैल्यू को 0 की तरफ ले जाना था, तो इसका मतलब डेल्टा x और डेल्टा y को आप 0 की तरफ ले जा रहे हो। लिख रखिए इसमें ux प्लस डेल्टा x, ये बच्चों फाइनल fz प्लस डेल्टा z की वैल्यू हो गई। यहां से लेके यहां पर तक पूरी fz प्लस डेल्टा z, और ये पूरी बच्चों fz की वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अपॉन डेल्टा z की जगह आई हैव सब्स्टिट्यूटेड डेल्टा x प्लस आई डेल्टा y। तो पहला तरीका क्या है बच्चों, पहला तरीका यह है कि सपोज करो कि डेल्टा z आपका प्योरली रियल है। अगर प्योरली रियल होगा तो इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ा हुआ जो ये कोफिशिएंट है ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बच्चों। तो जैसे ही आप डेल्टा y की वैल्यू को 0 कर देते हो उस पूरे में, तो आपको क्या मिलता है, देखिए लिमिट डेल्टा y आपने 0 कर लिया तो यहां खाली डेल्टा x गोइंग टू 0 ये कंडीशन बची, और यहां देखिए बच्चों आई डेल्टा y वाला टर्म खत्म हो गया, अपॉन में आपके डेल्टा x बचा। ऊपर देखिए आप डेल्टा y सब जगह में से एलिमिनेट कर दीजिए बच्चों, तो आपके पास ux प्लस डेल्टा x y माइनस ux y प्लस आई वी एक्स प्लस डेल्टा x y माइनस वी एक्स y, इस फॉर्म में बच्चों आपके पास बच जाता है। ये आई जो है ये पूरे से ही आपका मल्टीप्लाइड है। ओके, तो ये कंडीशन बच्चों आपके पास बन जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए बच्चों, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट बच्चों आप देख पा रहे होगे, u जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है बच्चों, लेकिन ये डिफरेंशियल केवल x के रिस्पेक्ट में किया गया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ u का पार्शियल डिफरेंशियल। सो दिस इज बेसिकली डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। ये पूरा टर्म बच्चों लिमिट के साथ डेल्टा u अपॉन डेल्टा x को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर भी आप गौर कर रहे होंगे बच्चों, यहां पर v भी x और y का दोनों का फंक्शन है, लेकिन डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में किया गया, केवल x के रिस्पेक्ट में। तो ये जो पूरा टर्म है बच्चों, ये पूरा का पूरा टर्म अलोंग विद दिस लिमिट इज बेसिकली डेल्टा v ओवर डेल्टा x, v का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों आयोटा मैंने वैसा का वैसा ही फीड कर लिया है, और लिमिट और इस पूरे पार्ट को मैंने डेल्टा v अपॉन डेल्टा x की फॉर्म में लिख लिया है। सो लेट्स सी कि आगे बच्चों मुझे क्या रिजल्ट इसमें मिलते हैं। ये जो रिजल्ट बच्चों मुझे मिला, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लिया, और अब इससे आगे हम थोड़ा सा
दूसरे तरीके से बच्चों अपनी लिमिट को जीरो की तरफ लाएंगे। अब दूसरा तरीका क्या है, जैसा अभी मैंने बताया बच्चों, द सेकंड वे इज टू सपोज दैट डेल्टा जेड इज प्योरली इमेजिनरी। मान लीजिए डेल्टा जेड आपका प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब जो रियल वाले पार्ट में वेरिएशन है बच्चों डेल्टा एक्स, दैट कम्स आउट टू बी जीरो। अब आप अपनी पूरी इक्वेशन में जो ऊपर थी उसमें डेल्टा एक्स वाले टर्म को सब जगह जीरो कर दो, ठीक है। तो आपकी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों को जीरो की तरफ ले जाना था, तो क्या बचेगा, डेल्टा वाई गोइंग टुवर्ड्स जीरो। सो यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई अपॉन आई डेल्टा वाई। इन द सेम वे बच्चों ये सारे के सारे टर्म सर्वाइव करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, केवल और केवल बच्चों ये वाली जो इक्वेशन है ना, इस वाली इक्वेशन में बच्चों अब की बार डेल्टा, पहले आपने डेल्टा वाई को जीरो किया था, अब की बार बच्चों आप डेल्टा एक्स को जीरो कर दीजिए और बाकी टर्मों को वैसा का वैसा ही कॉपी कर दीजिए। सो द इमीडिएट रिजल्ट इज this. As you can see, the immediate result is L equal to limit delta y tending towards 0 u x y plus delta y over I delta y प्लस ये corresponding terms बच्चों आपको देखने को मिलते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर देखिए बच्चों, ये जो टर्म है ना, यहां से यहां तक उठाओ, देखो I को छोड़ो, यहां तक उठाओ बच्चों और इसमें लिमिट लगाओ। ये क्या है, देखो u x और y दोनों का फंक्शन है बच्चों, लेकिन जो डिफरेंशियल किया गया दैट इज विद रिस्पेक्ट टू y. Okay, y only. So it means that this quantity is representing, along with this limit, this quantity is representing the partial derivative of u with respect to y. और 1 upon i के फैक्टर को बच्चों मैंने वैसा का वैसा ही लिख लिया है, डेल्टा u अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा y. अब इमीडिएटली आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए बच्चों, क्योंकि इन दोनों ही तरीके से सेम लिमिट आनी चाहिए, एनालिटिक होने के लिए सेम लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए बच्चों, सेम लिमिट आनी चाहिए। तो इन दोनों ही फंक्शन के रियल पार्ट को रियल से आप कंपेयर कर लो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लो, तो क्या मिलेगा, देखिए कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों। यहां देखो रियल वाला पार्ट बिना आयोटा का ये है, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा y जो होना चाहिए बच्चों सीधे सीधे डेल्टा u अपॉन डेल्टा x के बराबर होना चाहिए। रियल पार्ट से कंपेयर हो गया। इन द सेम में बच्चों i इंटू डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स, यानी कि ये जो पार्ट है बच्चों ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 अपॉन आई इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बच्चों 1 अपॉन आई की वैल्यू माइनस आई के बराबर होती है। सो आई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू माइनस आई डेल्टा यू ओवर डेल्टा वाई, और वी कैन राइट इट एज डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू ओवर डेल्टा वाई। तो ये कोरिलेशंस बच्चों ये देख रहे हो आप, v का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव u के x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो आपको अब समझ में आया, यही मैं आपको शुरुआत से बताना चाह रहा था कि डिफरेंशिएबल और एनालिटिक होने के लिए जरूरी है बच्चों कि x और y, या फिर जिसे मैं कहूं u और v, जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस को फॉलो करें। अदरवाइज किसी भी फंक्शन को आप जनरली कॉम्प्लेक्स उठा के इसको डिफरेंशियल और एनालिटिक दोनों नहीं बना सकते बच्चों, ठीक है। वो कुछ स्पेशल फंक्शंस ही ऐसे हो सकते हैं जो इन रिलेशंस को फॉलो करते हैं, वो डिफरेंशिएबल और एनालिटिक होते हैं, और वही फिजिक्स में हमारे लिए यूजेबल हैं। ओके, तो ये दो रिलेशंस बच्चों हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पेज में मैंने इन्हीं दो रिलेशंस को जो है वो थोड़ा बॉक्स में लिखा हुआ है। सो यू कैन सी दैट दीज रिलेशंस बच्चों, देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट को मैंने इक्वल कर दिया। तो पहला जो बच्चों रियल पार्ट को रियल पार्ट के कंपैरिजन से ये रिलेशन मिला, और जो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के कंपैरिजन से ये वाला रिलेशन मिला बच्चों। तो दीज रिलेशंस आर नोन एज कॉची रीमैन रिलेशंस बच्चों, इन्हें क्या कहते हैं, कॉची रीमैन रिलेशंस कहते हैं। अब मैंने आपसे यह भी कहा था कि ये एक नेसेसरी कंडीशन है बच्चों, लेकिन सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ एक और कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब वो कंडीशन क्या है बच्चों, देखो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो है बच्चों कॉन्टिन्यूइटी। कॉन्टिन्यूइटी यानी कि आपके फंक्शन के प्लॉट में कहीं पर भी कोई शार्प पीक नहीं होना चाहिए, कोई किंक नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज all the above partial derivatives must exist and they must be continuous also। तो बच्चों ये partial derivatives के बीच में संबंध तो समझ में आता है, लेकिन ये संबंध भी काम तभी करेगा जब ये partial derivative exist करते होंगे बच्चों, और ये continuous होंगे। ओके, तो ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है कॉची रीमैन रिलेशंस के अलावा। इसीलिए बच्चों कॉची रीमैन रिलेशंस को नेसेसरी कंडीशन तो कहा गया है, लेकिन सफिशिएंट नहीं। अगर कॉची रीमैन रिलेशंस के साथ साथ ये जो अपनी कॉन्टिन्यूटी की ऑब्लिगेशन है, कॉन्टिन्यूटी की जो बाउंडेशन है बच्चों ये भी फॉलो हो रही है, तब हमारा पूरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो पाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब बात करते हैं बच्चों सिंगुलैरिटीज के। भी थोड़ी देर पहले बच्चों हमने एक टर्म पढ़ा सिंगुलैरिटी, और सिंगुलैरिटी में हमने देखा बच्चों कि आपका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, और डिफरेंशिएबल ना होने की वजह से उसकी एनालिटिसिटी भी क्या हो जाती है, वहां पर दिक्कत देने लगती है, नहीं हो पाती है। ओके, कुछ सिंगुलैरिटीज बच्चों ऐसी होती हैं जो कि एसेंशियल सिंगुलैरिटीज होती हैं,
उनको हम रिमूव नहीं कर सकते सिस्टम से, और कुछ ऐसी होती हैं बच्चों जो रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज होती हैं, किसी दूसरे पाथ के थ्रू अगर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करें तो उन सिंगुलैरिटीज को हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि सिंगुलैरिटीज जीरोस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के क्या होते हैं। A singular point of a complex function is any point at which fz fails to be analytic. In fz is singular at z equal to z0, but it is analytic in the neighborhood around z0, but no other singularities, then z equal to z0 is known as an isolated singularity. देखिए बच्चों, पहले तो इस isolated singularity के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी सिंगुलर पॉइंट बच्चों एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर fz फेल हो जाए, एनालिटिसिटी की कंडीशन फॉलो ना कर पाए। ओके, इफ अ function fails to be analytic at a particular point, that point will be known as a singularity. अब ये singularity किस तरीके की होगी वो डिपेंड करेगा कि भाई किस तरीके की कंडीशंस को वो फॉलो कर रही है। अगर fz बच्चों किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट z इक्वल टू z0 पे सिंगुलर है, सिंगुलर कहने का मतलब वहां पर एनालिटिक नहीं है, लेकिन z इक्वल टू z0 के नेबरहुड में आसपास जो है वो एनालिटिसिटी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, केवल इस सिंगुलैरिटी के अलावा। इस सिंगुलैरिटी के आसपास तो फॉलो कर रहा है बच्चों नेबरहुड में, और उस नेबरहुड में कोई और सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस सिचुएशन में z इक्वल टू z0 को हम कहते हैं बच्चों आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड वर्ड का मतलब ये हो गया कि किसी के संपर्क में नहीं है, इसके आसपास कोई दूसरी सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों पोल की। अब पोल का क्या मतलब है? A pole is a special type of isolated singularity. पोल भी बच्चों एक बहुत ही स्पेशल टाइप की आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है, और पोल भी बच्चों अलग अलग ऑर्डर के होते हैं। 1 ऑर्डर के पोल भी होते हैं, 2 ऑर्डर के पोल भी होते हैं, n ऑर्डर के पोल भी होते हैं, लेकिन हैं ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज। अब इसको समझे कैसे, अलग अलग ऑर्डर के पोल का क्या मतलब है। सपोज करो बच्चों आपके पास जो फंक्शन है वो इस फॉर्म का है, fz इक्वल टू gz अपॉन z माइनस z0 की पावर n, जहां n क्या है बच्चों एक पॉजिटिव इंटीजर आपका है, और gz जो है दैट इज बेसिकली एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स। जो gz है बच्चों वो सारे पॉइंट्स पर तो एनालिटिक है, लेकिन z इक्वल टू z0 पर वो एनालिटिक नहीं है बच्चों। gz0 की वैल्यू 0 भी नहीं है, मतलब नॉन जीरो वैल्यू तो है बच्चों उसकी, लेकिन वो एनालिटिक नहीं है z इक्वल टू z0 पर। देन fz हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर n एट z इक्वल टू z0, तो तब हम ये कहेंगे कि आपका fz जो है उसके अंदर एक पोल है बच्चों, कहां पर n ऑर्डर का पोल है z इक्वल टू z0 पर। एक बार फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, fz इज इक्वल टू gz अपॉन z माइनस z0 की पावर n, जहां पर n क्या होना चाहिए बच्चों एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। gz को हम एनालिटिक सभी पॉइंट्स पर तो है बच्चों, लेकिन z0 पर नहीं है, z0 पर वो एनालिटिक नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट करता है, नॉन जीरो है उसकी वैल्यू, लेकिन एनालिटिक नहीं बन रहा है। तो fz को हम क्या कहेंगे कि fz के अंदर एक पोल है बच्चों n ऑर्डर का, कहां पर z इक्वल टू z0 पर। तो n ऑर्डर की ये एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो गई, n ऑर्डर की आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों n ऑर्डर का पोल कहेंगे बच्चों। ठीक है, और अगर इसी रिलेशन को हम कन्वर्ट कर दें लिमिट की फॉर्म में, तो ये बच्चों यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिमिट z गोइंग टू z0, z माइनस z0 की पावर n fz, दैट मस्ट बी इक्वल टू अ कांस्टेंट फाइनाइट नंबर। बच्चों एक फाइनाइट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास रिजल्ट की फॉर्म में आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए आप गौर कर रहे होंगे बच्चों की fz z माइनस z0 की पावर n gz के बराबर होता है। अभी मैंने बताया gz0 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो एक फाइनाइट वैल्यू इसमें लिमिट लगाने पर आपको मिलनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ पोल। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, अब इनके बारे में बच्चों कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हम इन पोल्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एज वेल एज वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट की एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होती है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होती है, इसके बारे में भी आगे हम समझेंगे। तो अगर कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है बच्चों, जो जस्ट इससे पहले आपको इक्वेशन बताई, लिमिट डेल्टा z गोइंग टुवर्ड्स जीरो, सॉरी z गोइंग टुवर्ड्स z0 इंटू z माइनस z0 की पावर n fz, दैट मस्ट बी इक्वल टू अ नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर a। ओके, अगर वो कंडीशन बच्चों सेटिस्फाई नहीं हो रही है z इक्वल टू z0 पर, देन z इक्वल टू z0 इज कॉल्ड एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तब उसे क्या कहेंगे, एक एसेंशियल सिंगुलैरिटी कहेंगे। तो अभी तक बच्चों आपने 3 प्रकार की सिंगुलैरिटीज के बारे में पढ़ लिया। एक तो बच्चों आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है, उसी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को पोल कब कहेंगे, और आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को एसेंशियल सिंगुलैरिटी कब कहेंगे, जब हमारे पास वो जो इससे प्रीवियस कंडीशन आपको बताई थी वो फॉलो नहीं होती है। अब इसे कुछ एग्जांपल्स में बच्चों हम दिमाग लगाते हैं। सो लेट्स सी, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है बच्चों, इसकी सिंगुलैरिटीज पता करनी है। ओके,
अब देखिए फर्स्ट फंक्शन इज एफ जेड इक्वल टू 1/1 माइनस जेड माइनस 1/1 प्लस जेड। ओके, तो इसको सब, और दूसरा फंक्शन जो है वो एफ जेड इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक जेड है बच्चों, उसे हम अभी आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले फंक्शन के ऊपर दिमाग लगाते हैं कि किस तरीके से इसे किया जा सकता है। सो एफ जेड इक्वल टू 1/1 माइनस जेड माइनस 1/1 प्लस जेड। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर 2z/1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड आता है। आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए बच्चों, अगर आप इसके डिनोमिनेटर, अगर आप z की वैल्यू को 1 रख देते हैं तब भी ये डाइवर्ज कर रहा है, क्योंकि ये पहला टर्म जो है वो 0 बन जाता है। इन द सेम में बच्चों अगर आप क्या करते हैं, z की जगह -1 रख देते हैं तो दूसरा टर्म जो है वो डाइवर्ज करने लगता है, इस पूरी की पूरी वैल्यू को डाइवर्ज करने लगता है। तो इस तरीके से z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू -1 बच्चों, ये दोनों की दोनों पर एफ जेड की वैल्यू डाइवर्ज कर रही है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या हो गए, फर्स्ट ऑर्डर के पोल हो गए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इस पूरे टर्म के ऊपर पावर 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर के पोल हो गए, या सिंपल पोल जिन्हें हम कहते हैं। तो यहां पर बच्चों क्या हो गए, एक सिंगुलैरिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं, z इक्वल टू 1 z इक्वल टू -1 सिंगुलैरिटी है, फर्स्ट ऑर्डर के पोल हैं। अब बच्चों यही चीज हम क्या करते हैं, अपने 10 हाइपरबोलिक वाले फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं। सो लेट्स सी कि 10 हाइपरबोलिक में इसका बिहेवियर किस तरीके का होता है, और उसको एक्सपेंड करने के लिए बच्चों हम कुछ अपनी जनरल जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से बच्चों उसे यूज करेंगे। सो लेट्स सी इसमें क्या रिजल्ट्स बच्चों हमें देखने को मिलते हैं। सो एफ जेड, योर फंक्शन इज बेसिकली 10 हाइपरबोलिक जेड एंड वी कैन राइट इट एज साइन हाइपरबोलिक जेड अपॉन कॉस हाइपरबोलिक जेड। अब साइन हाइपरबोलिक जेड को बच्चों हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपेंड किया, एक्सपोनेंशियल जेड माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जेड, एंड कॉस हाइपरबोलिक जेड एक्सपोनेंशियल जेड प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जेड। तो बच्चों आप देखिए सिंगुलैरिटी कब बनेगी, सिंगुलैरिटी तब बनेगी बच्चों जब इस टर्म का पूरा डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाए। अभी डिनोमिनेटर 0 कब होगा, ये डिनोमिनेटर तब 0 होगा बच्चों जब एक्सपोनेंशियल जेड की वैल्यू माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस जेड के बराबर हो जाए। तो ये दोनों टर्म कंबाइन होकर 0 बना लेंगे और उस टाइम में आपको एक सिंगुलैरिटी देखने को मिलेगी। सो एक्सपोनेंशियल जेड शुड बी इक्वल टू माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जेड। और ये कंडीशन कब पॉसिबल हो सकती है बच्चों, जब जेड की फॉर्म कुछ इस तरीके की हो, i2n + 1 पाई की फॉर्म में बच्चों जेड की वैल्यू हो, ठीक है, जहां पर n जो है वो अपना यूजुअली एक इंटीजर है। तो पाई का आप देख पा रहे होंगे ये ऑड मल्टीपल है बच्चों, ठीक है। तो यहां से अगर आप ये आर्ग्यूमेंट, ये जो पोर्शन है बच्चों, इसको अगर z के इक्विवेलेंट करते हैं तो z इक्वल टू n + ½ पाई i के इक्विवेलेंट आता है। अब एल हॉस्पिटल रूल को बच्चों हम फॉलो करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लिमिट z की वैल्यू को n + ½ पाई i के इक्विवेलेंट रखें, देन इट कैन बी रिटन एज z माइनस n + ½ पाई i इंटू साइन हाइपरबोलिक z अपॉन कॉस हाइपरबोलिक z। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या देखने को मिलता है, वी आर गेटिंग अ टर्म लिमिट z गोइंग टू n + ½ पाई i इंटू z माइनस n + ½ पाई i cos हाइपरबोलिक z प्लस साइन हाइपरबोलिक z अपॉन साइन हाइपरबोलिक z। ये पोर्शन बच्चों मिलता है। अब इसमें जैसे आप z की वैल्यू को ये रखेंगे, इट टर्न्स आउट टू बी 1। तो आपने क्या पाया, आपने ये पाया बच्चों कि ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 आपको इससे जस्ट प्रीवियस पेज में दिखाई थी वो फॉलो हो रही है, और फॉलो हो रही है तो ये सिंगुलैरिटी क्या हो गई, एक सिंपल पोल हो गई बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज की। देखिए बच्चों, सिंगुलैरिटी का अभी तक आपने अर्थ ये जाना कि भाई जहां पर फंक्शन की वैल्यू डाइवर्ज कर रही है, इन्फिनिटी की ओर जा रही है, दोस पॉइंट्स आर बेसिकली बिहेविंग लाइक सिंगुलैरिटीज की तरह बच्चों वो बिहेव कर रहे हैं, या फिर उनका जो डेरिवेटिव है अगर वो 0 की तरफ इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इन दैट केस उनको हम क्या कह रहे हैं बच्चों, सिंगुलैरिटीज कह रहे हैं। सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज बच्चों कि अगर हम ये पाएं, यहां पर देखें कि कुछ जगह पर ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि आपका जो ये पर्टिकुलर लिमिट आप कैलकुलेट कर रहे हो 0/0 की फॉर्म में आ जाए, दैट इज आल्सो नोन एज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसकी फॉर्म में भी बच्चों आ सकता है। सो दिस टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कहां पर होती है बच्चों, दिस टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट फॉर द पॉइंट एट विच द वैल्यू ऑफ एफ जेड टेक्स एन इनडिटरमिनेट फॉर्म सच एज 0/0, बट उसकी वैल्यू तो बच्चों 0/0 हो गई, लेकिन जो आपकी लिमिट z गोइंग टू z0 एफ जेड ये एग्जिस्ट करती है। फंक्शन की अपनी वैल्यू तो सिंगुलैरिटी पे 0/0 की फॉर्म में आ गई बच्चों, लेकिन ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन अगर हो कि किस डायरेक्शन से आपने z0 को अप्रोच किया है, ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज। तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज वो होती हैं बच्चों जिनको आप रिमूव कर सकते हैं, अपने फंक्शन को एनालिटिक बना सकते हैं इनको हटा के। इनको हटाने का मैकेनिज्म जो है वो अभी हम आगे देखेंगे बच्चों। यूजुअली उस मैकेनिज्म में हम करते क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास बच्चों यहां पर कोई सिंगुलैरिटी है,
ओके तो आपने इंटीग्रल कैलकुलेट करना है या लिमिट कैलकुलेट करनी, तो आप क्या करोगे, किसी दूसरे पाथ के थ्रू इस पॉइंट को स्किप करते हुए दूसरे अगले वाले एक्सिस तक जाओगे, ठीक है, या फिर ऐसे करके भी जा सकते हो, किसी ऐसे पाथ के थ्रू जाओगे जिससे पॉइंट जो है इसको क्रॉस ना करना पड़े, आपको सिंगुलैरिटी को क्रॉस ना करना पड़े, आप उसे स्किप कर पाए। ऐसी सिचुएशंस बच्चों अभी हम आगे देखेंगे। तो अब सबसे पहले बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि भाई रिमूवेबल सिंगुलैरिटी का क्या मतलब हो गया, ठीक है। तो एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बच्चों हमें यहां पर शो करनी है, fz इक्वल टू साइन z अपॉन z। बच्चों ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें ये शो करना है कि z इक्वल टू 0 पे इसमें एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, आप ये देख सकते हैं कि यहां पर एट z इक्वल टू 0 अगर आप देखें तो साइन 0 अपॉन 0 बच्चों 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म इसकी बन गई। लेकिन अगर हम साइन z को क्या करें, एक्सपेंड करें पावर सीरीज ऑफ z में, तो क्या आएगा, fz इक्वल टू 1 अपॉन z को आपने बाहर ले लिया, साइन z का एक्सपेंशन z माइनस जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। बच्चों तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जैसे आप z की वैल्यू को 0 की ओर अप्रोच करोगे तो वहां पर fz की वैल्यू तो इंडिटरमिनेट है बच्चों, लेकिन इसकी वैल्यू 1 अपॉन z इंटू z करोगे तो 1 पे आ जाएगी, फाइनाइट वैल्यू आ गई ना इस लिमिट की, ओके और इंडिपेंडेंट है कंप्लीटली, किसी भी तरीके से z को 0 की तरफ ले जाओ ये वैल्यू तो 1 आ रही है, z पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ओके तो इस तरीके से सिंगुलैरिटी कैसी हो गई बच्चों, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो गई z इक्वल टू 0 पर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग बच्चों, जो कि है कॉचीज थ्योरम। अब कॉची थ्योरम को थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों कि कॉची थ्योरम का क्या मतलब है। कॉची थ्योरम तक जाने के लिए बच्चों हमें एक ग्रीन्स थ्योरम की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि आपने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ रखी होगी, उसका हम केवल यहां पर यूटिलाइजेशन करेंगे और उसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव करने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स सी कि ये किस तरीके से होती है। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ fz इज एनालिटिक फंक्शन एंड f प्राइम z, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है बच्चों अगर वो कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन अ क्लोज्ड कॉन्टूर c, क्लोज्ड कॉन्टूर कहने का मतलब है क्लोज्ड पाथ के अंदर बच्चों अगर वो कॉन्टिन्यूअस है सारे पॉइंट्स पर, तो उस सिचुएशन में उस क्लोज्ड पाथ के अंदर अगर आप fz dz यानी कि इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर लें, दैट टर्न्स आउट टू बी 0। ओके सो सबसे पहले हम ग्रीन्स थ्योरम का बच्चों यूज करते हैं। अगर p और q आपके पास दो फंक्शंस हैं बच्चों जो कि कॉन्टिन्यूअस हैं और उनके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस हैं, विद इन एंड ऑन क्लोज्ड कंटूर c बाउंडिंग अ डोमेन r। मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई डोमेन है r, ठीक है, इसकी जो ये बाउंड्री है ये आपने c से रिप्रेजेंट करी, इसके अंदर आपने क्या करना है, अपना फंक्शन fz उसका इवैल्यूएशन इस पाथ के अलोंग करना है पूरा का पूरा जो कि इस डोमेन को इनक्लोज कर रहा है। ओके तो उस सिचुएशन में xy प्लेन में जो आपकी ग्रीन्स थ्योरम है वो कहती है डबल इंटीग्रल ओवर आर। डबल इंटीग्रल कहने का मतलब है एरियल इंटीग्रल हो गया एक तरीके से, डेल p ओवर डेल x प्लस डेल q ओवर डेल y dx dy दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ओवर द क्लोज कॉन्टूर c p dy माइनस q dx। तो एक्चुअली इट गिव्स अ कोरिलेशन बिटवीन अ लाइन इंटीग्रल एंड अ सरफेस इंटीग्रल के बीच का रिलेशन देता है। अब मैं क्या करता हूं, आपके फंक्शन को चूज कर लेता हूं बच्चों और इस फंक्शन में अप्लाई करता हूं अपनी ग्रीन्स थ्योरम और उसके अकॉर्डिंग हम कॉची थ्योरम के रिजल्ट्स को जनरेट करेंगे। सो लेट्स सी। तो बच्चों यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो fz को मैंने चूज कर लिया u प्लस आई वी और dz को बच्चों मैंने चूज कर लिया dx प्लस आई डी वाई। सो i को हम लिख सकते हैं, मैंने इस इंटीग्रल को i से रिप्रेजेंट किया, इंटीग्रल ओवर द क्लोज कॉन्टूर c fz dz। तो बच्चों यहां पर जो u है वो p की तरह बिहेव कर रहा है और v जो हो गया वो आपका q की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस कॉन्टूर को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल u dx माइनस v dy प्लस i इंटीग्रल ओवर द क्लोज कॉन्टूर सी वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। अब हमने क्या किया बच्चों, इन रिलेशंस को फॉलो कर लिया। यहां पर सीधे सीधे ये जो यू डी एक्स की वैल्यू है उसको कंपैरेटिवली हम लिख सकते हैं डेल ऑफ माइनस यू ओवर डेल्टा वाई प्लस डेल ऑफ माइनस वी ओवर डेल्टा एक्स डी एक्स डी वाई प्लस आई डबल इंटीग्रल आर। ऐसी बच्चों वी डी एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू डेल माइनस वी ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स डी एक्स डी वाई। अब बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, कॉची रीमैन रिलेशंस को यूज करेंगे। तो कॉची रीमैन रिलेशंस के हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन है बच्चों वो जीरो बनता है और कॉची रीमैन रिलेशंस के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन भी जीरो बनता है, क्योंकि आपको पता है कि डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू डेल वी ओवर डेल वाई के बराबर होती है। तो ये टर्म तो नेगेटिव के साथ है तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो बन गया, ये भी टर्म जीरो बन गया। इंटीग्रल करोगे किसका, कोई इंटीग्रल आपके पास बचा नहीं, सो इट टर्न्स आउट टू बी जीरो। और इससे आपकी जो कॉची थ्योरम है वो प्रूव हो जाती है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स व्हिच आई हैव टॉट इन दिस लेक्चर। कीप वॉचिंग एंड कीप अस इंस्पायरिंग। इट्स केमिस्ट्री टाइम।